3 और 13 को अशुभ माना जाता है कि नहीं माना जाता है? आपके इधर भी माना जाता है ना? इन लोगों के लिए अशुभ है। और क्यों अशुभ है? भारतीय संविधान का भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट, भाग 3 का आर्टिकल 13 बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले इस देश के अंदर हजारों साल से चली आ रही कोई भी परंपरा, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था, कोई सिस्टम है, उसे शून्य किया जाता है। 3 और 13 को अशुभ माना जाता है कि नहीं माना जाता है? आपके इधर भी माना जाता है ना? 3 और 13 मैंने तो कई बार होटलों के अंदर जाके देखा 13 नंबर का रूम ही नहीं होता। कई हॉस्पिटलों में जाके देखा 13 नंबर का बेड ही नहीं होता, क्योंकि 13 और 3 को अशुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? अशुभ बेड माना जाता है उसको। क्यों बेड माना जाता है? अगर बेड ही माना जाता है, 3 और 13 का आंकड़ा गणित में अगर अशुभ है तो उसे निकालकर फेंक देना चाहिए। 12 के बाद सीधा 14 होना चाहिए, 2 के बाद सीधा 4 होना चाहिए, 3 होना ही नहीं चाहिए अगर अशुभ है तो। अब वो अशुभ क्यों है और किन लोगों के लिए अशुभ है? किन लोगों के लिए अशुभ है और क्यों अशुभ है? भारतीय संविधान का भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट, आपके मूलभूत अधिकार, भाग 3, भाग 3 का आर्टिकल 13, भाग 3 का आर्टिकल 13 पढ़ लेना। आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है? बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले इस देश के अंदर हजारों साल से चली आ रही कोई भी परंपरा, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था, कोई सिस्टम है, उसे शून्य किया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 13 में हजारों साल की उनकी जो असमानता पर, अत्याचार और अन्याय पर आधारित व्यवस्था थी, उसे उखाड़ कर फेंक दिया। अरे उनके लिए तो अशुभ होगा ही, उनके लिए तो अशुभ होना तय है, मगर तुम्हारे लिए अशुभ कैसे हो गया? तुम भी उसकी बातों के पीछे पीछे कहते हो कि 3 और 13 का शुभ नहीं होता, बेटी को 3 कपड़ा नहीं देना चाहिए, है ना, घर में 3 रोटी थाली में नहीं रखना चाहिए, ऐसा होता है ना, 3 को अशुभ माना जाता है ना। अरे 3 और 13 ने तो आपके भाग्य को बदल दिया, 3 और 13 ने तो आपकी जिंदगियों को खुशहाल बना दिया, लेकिन आज भी आप मानते हो कि 3 और 13 अशुभ है। अशुभ तो उनके लिए है जिनका एकाधिकार खत्म हो गया, जिनकी जो व्यवस्था थी सर्वश्रेष्ठ होने की, वो श्रेष्ठ होने की व्यवस्था खत्म हो गई। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस तरीके से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उस संविधान को धीरे 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 करके उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? वो अगर संविधान को खत्म कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जय 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 भीम, है ना। और अगर ये हुआ, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं, न लड़ने की जरूरत है, न आंदोलन करने की जरूरत है, न कोई मूवमेंट चलाने की या मिशन चलाने की जरूरत है। सिर्फ जय भीम कर लो और किधर भी चलो, फिर चाहे मोदी जी के साथ चलो, चाहे सोनिया जी के साथ चलो, चलना ही तो है, क्या करना। जय भीम बोल दिया ना, फर्ज पूरा हो गया, हमारा फर्ज पूरा हो गया जय भीम बोलते ही। अरे क्या बात करते हो साहब, उस दिन जब बाबा साहब की जयंती थी, मैं 3 किलोमीटर झंडा लेके चला। जब बाबा साहब की जयंती मना रही थी, मैं पूरा दिन गले में दुपट्टा डाल के घूमता रहा। कौन कहता मैं अम्बेडकरवादी नहीं? ठीक है, 15 तारीख को मैं बीजेपी की मीटिंग में चला गया। अब क्या करता साहब, 14 तारीख को तो बाबा साहब की जयंती है ना, हर रोज तो है नहीं, तो हर रोज नहीं है तो क्या करता, तो इधर चला गया। जय भीम बोलो, किधर भी चलो, यही हमने सीखा है। हमने मिशन के बारे में नहीं जाना। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें क्या करना चाहिए। हमें हमारे संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए।
और लड़ाई लड़ने के लिए क्या करना होगा। लड़ाई मेरी जो काम करने की जो तरीका है या फिर मेरी जो खोज है उसके अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि लड़ाई 3 तरह की होती है। अब आप सोचेंगे, हमारी बहनें सोचेंगी लड़ाई भी सारी 3 तरह की होती है। लड़ाई तो लड़ाई होती है, इसमें क्या तरह की होती है, क्या प्रकार होते हैं। लड़ाई 3 प्रकार की होती है। एक लड़ाई, पहली लड़ाई जो सिर्फ लड़ने के लिए लड़ी जाती है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है ना। जैसे सास बहू की लड़ाई होती है, सास बहू की लड़ाई होती है ना, 2 घंटे में लड़ती है, 2 घंटे में वापस। पड़ोसन की लड़ाई होती है, सुबह लड़ती है, मेरे घर के सामने पानी फेंक दिया, मेरे घर के आगे कचरा फेंक दिया, लड़ती है ना। थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद बोली सब्जी क्या बनाई है कटोरी लेकर के। ये भी लड़ाई है ना, ये भी लड़ाई है। सिर्फ लड़ना ही और कुछ नहीं करना, और दिन में 3 बार लड़ना, 3 बार राजी होना। दूसरी लड़ाई होती है हारने के लिए, दूसरी लड़ाई होती है हारने के लिए, है ना। हमारे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमारे ज्यादातर लोग कहते हैं हार जाएंगे तो हार जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे। हारना पहले ही तय कर दिया, फिर भी कहते हैं लड़ेंगे, हार जाएंगे तो हार जाएंगे, और वो हार ही जाते हैं। और वो लड़ाई होती है हारने के लिए। पहली लड़ाई होती है लड़ने के लिए, दूसरी लड़ाई होती है हारने के लिए, और तीसरी लड़ाई होती है जीतने के लिए। लड़ूंगा और जीतूंगा, जब तक नहीं जीतूंगा तब तक लड़ता रहूंगा, ये होती है तीसरी लड़ाई। अब तीसरी लड़ाई के कुछ सिद्धांत होते हैं। आप लड़ना चाहते हो, लड़कर जीतना चाहते हो, तो इतना आसान तो है नहीं कि आप जीत जाओगे। आप लड़ना है और लड़कर जीतना है, तो कौन सी कैसे लड़ाई, क्या लड़ाई लड़नी होगी, उसकी क्या प्री कंडीशन है, वो आपको समझना होगा। अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हो और लड़कर जीतना चाहते हो, तो सबसे बड़ा काम या पहली सीढ़ी होगी, आपके दुश्मन का आइडेंटिफाई होना चाहिए। आपके दुश्मन का आइडेंटिफाई होना चाहिए। अगर आपके दुश्मन का आपको पता ही नहीं है, लड़ोगे किससे, है ना। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने स्लोगन दिए ना, शिक्षित करो, संगठित करो, फिर संघर्ष करो। हमारे लोग पढ़ लिख लिए, पढ़ लिख कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, और उसके बाद में संगठन के नाम पर यूनियन बना दिया, थोड़ा बहुत कोई संगठन बना दिया, संगठित भी हो गए। और उसके बाद क्या किया, अब बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो, तो संघर्ष क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का, दूसरा तीसरे का टांग खींचते कर संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग शिक्षित भी हुए, संगठित भी हुए और संघर्ष भी कर रहे हैं, मगर क्यों कर किससे रहे हैं संघर्ष, अपने आप से, अपने ही लोगों से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन आइडेंटिफाई नहीं है, हमारे दुश्मन का हमें पता ही नहीं है।